हेलो प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो अमूमन आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या रीट का एग्ज़ाम हो, अमूमन एक नंबर कंफर्म देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं इस परिवार वाले टॉपिक को, जो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक नंबर कंफर्म हो जाता है। तो आइए समझते हैं और एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े और एक ही वीडियो से एक नंबर आपका कंफर्म हो जाए। तो आइए, परिवार परिवार सभी जगह होता है और परिवार समाज की पहली इकाई होता है। जो आपका होता है, परिवार सभी जगह होता है और कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, उसका पहला इकाई परिवार ही होता है। समाज की पहली इकाई परिवार ही होता है। जब बालक का जन्म होता है, उस समय न तो वह सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, वह केवल एक मनोशारीरिक प्राणी होता है। क्योंकि जब बालक को जन्म होता है, न उसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है कि समाज क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, न उसको सामाजिक में गिनती करते हैं और न ही असामाजिक को। इन सभी बातों से अनभिज्ञ रहता है, इसलिए वह केवल एक मनोशारीरिक प्राणी के रूप में रहता है। आगे देखेंगे परिवार की विशेषता। आपकी परिवार की विशेषता में विवाह आ जाता है, उसके बाद प्रजनन आ जाता है, उसके बाद साझा निवास स्थान आ जाता है, उसके बाद आपका परस्पर आर्थिक बंधन आ जाता है, परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। उसके बाद आपका परिवार के प्रकार देखेंगे। परिवार आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार आपका ज्वाइंट फैमिली होता है। इन दोनों टॉपिक को हम बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। आइए पहले एकल परिवार देखते हैं। एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हो, एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार एक पारिवारिक व्यवस्था का सबसे छोटा रूप होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें आपके माता पिता हों और बच्चे हों जिनका विवाह ना हुआ हो, उन्हें एकल परिवार कहते हैं। ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। आपका एकल परिवार की अगर विभिन्न कई रूपों में एकल परिवार होता है, तो उन सभी रूपों को जानेंगे। क्योंकि ये तो आपका सी टेट हो या यूपी टेट में इतना अंदर तक तो नहीं जाता है, लेकिन रीट के एग्जाम में एकदम अंदर तक पूछ लेता है। इसलिए हम बारीकी से पूरा परिवार के बारे में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं एकल परिवार की विभिन्न रूप। तो उसमें आपका पहला हो जाता है मूल एकल परिवार। वह परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हो। अर्थात कहने मतलब यह है कि मूल एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें पति पत्नी हो और उनके बच्चे रहे या न रहे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसे मूल एकल परिवार कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अनुपूरित एकल परिवार। इस परिवार में यह परिवार वैसा होता है जिस परिवार में माता पिता व अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त तलाकशुदा विधुर या विधवा से संबंधी रहते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है इसमें कि अनुपूरित एकल परिवार वह होता है जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे तो रहते ही हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी अगर जुड़ जाए अलग से, जैसे तलाकशुदा हो, जिसका तलाकशुदा हो, विधुर हो या विधवा हो, संबंधी रहते हो, कोई भी आपके रिलेशन के हो, अगर जो विधवा हो, विधुर हो, तलाकशुदा हो, अगर वो आपके साथ आके रहते हैं तो उसे भी अनुपूरित एकल परिवार के अंतर्गत रखा जाता है और ऐसे परिवार को अनुपूरित एकल परिवार कहा जाता है। उसके अगला है आपका देखेंगे उप मूल परिवार। वह परिवार जिसमें कोई विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चे या सगे भाइयों के साथ रहते हो। आप समझ सकते हैं, वह परिवार जिसमें औरत हो तो विधवा हो या पुरुष हो तो विधुर हो, तो उसका अविवाहित माने वो अगर उसके बच्चे हो, जो विधुर हो या विधवा हो, अगर उनके बच्चे हों के साथ सगे भाई बहन एक साथ रहते हैं, उस परिवार को उप मूल परिवार कहते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है एक अनुपूरित मूल परिवार। वह परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस परिवार में अगर कोई महिला है, विधवा है और अपने बच्चों के साथ साथ अपने माँ को लेके, माँ को विधवा सास यानी अपने पति के माता जी के साथ रहती है, उसे अनुपूरित मूल परिवार कहते हैं। ठीक, आगे समझेंगे। अनुपूरित मूल परिवार
विधवा के साथ रहती है। उसके बाद ऐसे परिवारों का आप दोष जानेंगे, क्योंकि दोस्त तो संयुक्त परिवार हो उसका भी होगा, एकल परिवार, दोनों का लाभ हानि दोनों है। तो हम बारी बारी से दोनों पे चर्चा करेंगे। तो एकल परिवार के पहले दोष देखते हैं। एकल परिवार में नवविवाहित दंपति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता है। बात सही है भाई। उनके सलाह देने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता, ये भी सही है। एकल परिवार में भाई पति पत्नी और के अलावा कोई नहीं रहता, इसलिए उनका कोई राय देने वाला नहीं होता। उसके बाद आपका आता है एकल परिवार में ज़्यादातर बच्चे अकेले रहते हैं और माता पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंधों को महत्व को नहीं जान पाते हैं एवं दादा दादी के लाड़ प्यार से भी वंचित रह जाते हैं, ये भी सही है आपका। उसके बाद आप देखेंगे आगे संयुक्त परिवार। आइए अब संयुक्त परिवार के बारे में समझते हैं। वह परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य जैसे पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे और विवाहित पुत्र, उनकी पत्नी और बच्चे, चाचा चाची जैसे दादा दादी का समावेश हो, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी के साथ साथ उनके दादा दादी, उनके बच्चे, चाचा चाची रहते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार के भी रूप होते हैं। आइए वो समझेंगे। संयुक्त परिवार में वंश परंपरागत संयुक्त परिवार एक होता है। इस प्रकार के परिवार में माता पिता, अविवाहित पुत्र के साथ रहना या कभी कभी माता का अपनी विवाहित पुत्री के साथ रहना, ये तो आप सबके साथ होता है। इस प्रकार के परिवार में माता पिता अपने विवाहित पुत्र के साथ ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है या अगर आपकी पत्नी है वो अपनी माता जी को भी लेके चली जाती है अपने पुत्र के यहाँ, अपने सास के यहाँ, तो उस प्रकार के परिवार को वंश परंपरागत संयुक्त परिवार कहते हैं। अब आगे देखेंगे आप शाखीय संयुक्त परिवार। अर्थात कहने का मतलब इसमें सीधा सा है, शाखीय संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक विवाहित युगल होते हैं और उनके आपस में सहोदर संबंध होते हैं, जैसे 2 भाइयों का परिवार। अर्थात कहने का मतलब ये संयुक्त परिवार 2 या 2 से अधिक विवाहित युगल में है, ऐसे जैसे 2 भाई हो और दोनों की शादियां हो चुकी हो और साथ में रहते हो, इस प्रकार के परिवार को शाखीय संयुक्त परिवार कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे एक आता है वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। इसमें आप देखेंगे इस प्रकार के संयुक्त परिवार में 3 या अधिक युग वंश परंपरागत रूप में और शाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, जैसे माता पिता और 2 या 2 से अधिक विवाहित बेटे उनके साथ में, अविवाहित बच्चे और विवाहित बच्चे दोनों उनके साथ में रहते हों। अर्थात कहने का मतलब यह है कि माता पिता भी रहते हों और उनके साथ संबंधी भी परस्पर संबंधित एक दूसरे से हैं, और उनके बाद उनके विवाहित बच्चे हो या अविवाहित न हो तब भी उनको वंश परंपरागत शाखीय परिवार के अंतर्गत वो आते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। इस प्रकार के शाखीय संयुक्त परिवार में अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा विधुर संबंधित भी साथ में रहते हैं। इस प्रकार के परिवार को आपको अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब आपके देखिए संयुक्त परिवार में समस्याएं, भाई संयुक्त समस्याएं तो हर जगह है, तो आप देखेंगे संयुक्त परिवार की समस्याएं क्या है। पहले इसमें गोपनीयता स्थान का अभाव रहता है। बात सही है, जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते हैं, किसी न किसी रूप में एक अगर जानेगा तो धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे परिवार के सारे लोग जान जाते हैं। तो ये इसकी मेन समस्या है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी समस्या, इनमें कभी कभी महिलाओं का कम सम्मान दिया जाता है। ये भी आप एक तरह से सही है, जहाँ ज़्यादा महिलाएं होती है बड़ा परिवार हो जाता है तो सबको समान रूप से सम्मान नहीं मिल पाता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर या किसी और बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। बात ये भी सही है, अगर आपका परिवार बड़ा है तो अमूमन देखने को मिलता है कि किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर, ज़मीन को लेकर आपस में झगड़ा होता रहता है। अर्थात कहने का मतलब वही है, ये संयुक्त परिवार के दोष है।
अब आप आगे देखें, कुछ महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है और उसके अपना व्यक्ति निखारने के लिए बहुत कम समय व अवसर मिल पाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ महिलाएं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है और उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय का अवसर मिलता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, अगर उसका आगे अपना पढ़ाई जारी रखने का मन है, लेकिन संयुक्त परिवार में आने के कारण उनकी अब ये सारी इच्छाएं को मार कर बैठना पड़ता है, इसलिए इसका संयुक्त परिवार का एक ये भी दोष होता है, इसमें कठोर नियंत्रण होता है। ये भी सही है आपका। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते ये आपका इतना ही है। ये आपका परिवार वाला टॉपिक ख़त्म। अगर आप इतना सही से तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसके अलावा इस टॉपिक से आपको अलग से कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा और आप अपना अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।